बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा गद्य भाग का। बच्चों, पाठ का नाम है दोपहर का भोजन। उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, अपने आसपास मौजूद समान परिस्थितियों वाले किसी विवश व्यक्ति अथवा व्यवस्थापूर्ण घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। हमारे घर के समीप गोविंदी नाम की स्त्री रहती है। उसके पति की मृत्यु के बाद उन पर घोर कष्ट आन पड़ा। वे पढ़ी लिखी नहीं हैं, अतः 2 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। 2 महीने तक वो जैसे तैसे घर चलाती रही, लेकिन उसके बाद घर चलाना उनके लिए कठिन हो गया। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उन्होंने गुरुद्वारे का सहारा लिया। सुबह बच्चे स्कूल भूखे जाते और दोपहर तथा शाम को गुरुद्वारे में खाना खाते। गुरुद्वारे वालों ने तरस खाकर उन्हें अपने यहाँ छोटा मोटा काम दे दिया। तब जाकर वह बच्चों की स्कूल की फीस भर पा रही है। खाने के लिए वे सब गुरुद्वारे के सहारे ही जिंदा हैं। हमारे घरों से उनके बच्चों के लिए कपड़े जाते हैं। उनके बच्चे कभी नए कपड़े पहनते थे, आज वे दूसरों के उतारे कपड़े पहनने को विवश हैं। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। भूख और गरीबी में प्राय धैर्य और संयम नहीं टिक पाते। इसके आलोक में सिद्धेश्वरी के चरित्र पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। ऐसा देखा गया है कि भूख और गरीबी में प्राय धैर्य और संयम नहीं टिक पाते। सिद्धेश्वरी भी भयंकर गरीबी का सामना कर रही थी। वह इसका सामना अकेली नहीं कर रही थी, उस पर 3 बेटों और परिवार की जिम्मेदारी थी। यदि वह अपना धैर्य और संयम छोड़ देती है तो परिवार का सर्वनाश होना निश्चित था। अतः वह दृढ़ता के साथ डटी रहती है। परिवार के किसी सदस्य का धैर्य या संयम हिल न जाए तो वह झूठ बोलकर सब में इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। इससे पता चलता है कि वह कुशल, समझदार, दृढ़ व्यक्तित्व, ममतामयी, कुशल गृहिणी थी, जो पहले परिवार की सोचती है और बाद में अपना। वह परिवार वालों की भूख का ध्यान अपनी भूख से अधिक रखती है। वह परिवार वालों के मध्य प्रेम भाव को बनाए रखती है। इसके लिए वह झूठ भी बोलती है, मगर वह झूठ उसके परिवार की नींव को मजबूत किए हुए है। जब तक वह परिवार में है, उसके परिवार को कोई दुख छू नहीं सकता। उसका व्यक्तित्व बहुत विशाल है। अब बच्चों, प्रश्न 1 व 2 आपको भली भांति समझ आ गया। अब हम अध्ययन करते हैं प्रश्न 3 का। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। तो बच्चों, वो प्रसंग निम्नलिखित है, आप नोट करें। क, लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। ये तो हो गया बच्चों क, 1 नंबर का पॉइंट। अब ख, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। ग बच्चों, बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को उसने पास खींच लिया, उसमें केवल 1 रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू चूने लगे। बच्चों, चौथा पॉइंट है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। बच्चों, ये हो गए इसके 4 पॉइंट। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। सिद्धेश्वरी जानती थी कि स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खिंचा हुआ था।
वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रयास अनथक था, अथक प्रयास अवश्य कर रही थी। पिता उसके मुंह से तारीफ को सुनकर प्रसन्न हो गए थे। कठिन समय में यही तारीफ घर वालों को आपस में बांधे हुए थी। मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य एक खींचतान दिखाई देती है, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास करती है। यदि वह ऐसा न करे तो घर में सब बिखर कर रह जाएं। वहाँ जहाँ तहाँ यह प्रयास करते हुए दिखाई देती है, इस तरह अपने घर को एक किए हुए है, अतः इसे अनथक प्रयास नहीं कहा जा सकता। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। अमरकांत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। इसमें बनावट का लेश मात्र नहीं है। वे बड़े सहज रूप में बात कह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, घुटे उस्ताद, बड़के धरा दी जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सजीव बना दिया है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं। उनमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर सुने व समझे। सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यही साबित करना चाहती है कि अन्न भरा पड़ा है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी स्थिति से वाकिफ़ हैं। वे रोटी न लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं। उन्हें भूख नहीं है, यह उनकी व्यवस्था है कि वे आधे पेट होने पर भी पेट भरे होने की बात कह रहे हैं। यह उनकी गरीबी है जो उनसे झूठ बुलवा रही है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें इस कहानी से कैसे संबंध है, लिखिए। बच्चों, उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी के मध्य जो बातें होती है वे आपस में संबंध नहीं रखती है। सिद्धेश्वरी अचानक मुंशी जी से बारिश के विषय में, कभी फूफा जी के विषय में, कभी गंगाशरण बाबू की लड़की के विषय में बात करके माहौल को हल्का करने का प्रयास करती है। वह जानती है कि मुंशी जी के पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं, यदि उत्तर होता तो इससे पहले ही जवाब मिल गया होता। मुंशी जी की स्थिति भी वह समझती है। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। मुंशी जी के पास नौकरी नहीं है, वह तलाश कर रहे हैं मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। घर में खाने के लिए नहीं है। बड़ा लड़का नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। मुंशी कुछ नहीं कर पा रहे, अतः मुंशी जी स्वयं घर की स्थिति पर बात करने से कतराते हैं। अतः वे प्रयास करते हैं कि कम ही बोले। उन दोनों के मध्य स्थिति को सामान्य करने के लिए सिद्धेश्वरी असंबद्ध बातें करती है जो कहानी से संबंध बनाए रखने में सहायता करती है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। पूरी कहानी में दोपहर के भोजन के समय को दर्शाया गया है। रामचंद्र तथा मोहन का दोपहर में आना तथा फिर चले जाना, पिताजी का विश्राम करना आदि बातें दोपहर के समय को सार्थक कर देती है। सभी आते हैं और खाना खाने के पश्चात चले जाते हैं, अतः इस कहानी का नाम निम्नलिखित दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 9। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है।
सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वह अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले थे। उसके झूठों में किसी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं था। उसके झूठ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता की बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस तरह वह परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती है। अतः उसके झूठ 100 सत्यों से भारी है। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो। इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था। परिवार को जोड़े रखने का ये माध्यम झूठ अच्छी भावना लेकर बोले गए, अतः ये 100 सत्य से भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। आशय स्पष्ट कीजिए। क है बच्चों, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। दूसरा है बच्चों, यह कहकर, पहला ही कर लेते हैं बच्चों, इसका उत्तर सुने। सिद्धेश्वरी को अचानक याद आया कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसे उठी मानो वह मतवाली हो गई। उसने उसी अंदाज में घड़े में लोटा डाला और उसे गटागट पानी पी गई। बच्चों, अब ख है प्रश्न नंबर, यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। सिद्धेश्वरी ने मोहन को यह झूठ बोला कि बड़ा भाई उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकता, अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा। वह यह जानना चाहती थी कि कहीं मोहन ने उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर ग, आशय स्पष्ट कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुने व समझें। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। कटोरे में दाल पीने के बाद कुछ चने के दाने बच गए थे। मुंशी को भरपेट खाना मिला नहीं था, अतः कटोरे में बचे चने के दानों को वह ललचाई निगाहों से देख रहे थे। अतः जिस तरह वह चने के दानों को देख रहे थे ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ कहना चाह रहे हो। बच्चों, आज आपके दोपहर का भोजन जो पाठ है गद्य खंड का, उसके प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।